नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे फतेहपुर के रहने वाले नवीन जी ने भेजी है। तो चलिए पेंटिंग कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। निभाना उसकी नज़रों को भांपते हुए उठी और पूरी हिम्मत जुटाकर किचन की ओर चल पड़ी। रुको मत जाओ, निभाना प्लीज रुक जाओ, उसे रोको ना तुम दोनों। हीना उसे जाते हुए देख चिल्लाने लगी, पर जिया और दिव्या ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन दोनों का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वो निभाना को जाते हुए देखते रही। हीना का शरीर थरथरा रहा था अभी तक, पर निभाना ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो किचन की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर कहीं ना कहीं एक अनजान डर उसे भी लग रहा था। उसने डरते हुए किचन के दरवाजे से अंदर झांका, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। पूरा फर्श बिल्कुल साफ था, कहीं भी एक बूंद खून या किसी और तरह का कोई नामो निशान ना था। वो तेजी से वापस हीना के पास आई और बोली, सच सच बता, तूने रात को कोई हॉरर मूवी देखी थी ना? बिल्कुल सच बोलना। थोड़े गुस्से वाले अंदाज में निभाना बोली। क्या क्या हुआ, क्या है वहां? जिया ने सवाल किया। अरे कुछ भी नहीं है वहां, इसका वहम था बस। इसने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, वही उसके दिमाग में चल रहा होगा। बोल हीना, ये सच है ना? निभाना ने फिर पूछा। हीना ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। पर मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में वहां। अब चुप भी करो, बहुत हुआ, चलो अपने अपने कमरों में। बेवजह रात खराब कर दी, दिव्या ने झिड़की से कहा। अरे मेरा यकीन करो यार, सच में वहां खून ही था, बिल्कुल ताजा खून, हीना ने रोते हुए कहा। अब बस भी करो हीना, बहुत हुआ, बेवजह हमें भी मत डराओ, दिव्या ने डपटते हुए कहा। अरे तुम लोग मानते क्यों नहीं हो, मैं सच कह रही। जस्ट शट अप हीना, निभाना इतनी जोर से चिल्लाई कि हीना के साथ साथ दिव्या और जिया भी खामोश हो गई। अब तुम एक भी लफ्ज इस बारे में नहीं बोलोगी, समझी तुम? निभाना ने हीना की ओर उंगली उठा के कहा। पर निभाना, मैंने कहा ना चुप रहो। हीना एक झटके में खड़ी हुई और गुस्से व डर से तमतमाते हुए मुख्य दरवाजे की ओर लपकते हुए बोली। ओके फाइन, तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, पर मैं जा रही हूँ यहाँ से, अभी के अभी, मुझे नहीं रहना यहाँ। सुनो हीना, इतनी रात कहाँ जा रही हो? कहीं भी, पर इस घर में मुझे नहीं रुकना, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। इतना कहकर उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि एक अजीब से आवाज से उसके कदम ठिठक कर रुक गए। उसके साथ साथ उन तीनों की निगाहें भी उस आवाज की दिशा की ओर उठ गई। एक गुर्राहट जैसी आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। वो सामने की तरफ की दीवार से आती हुई प्रतीत हुई। हीना दौड़ के वापस उन तीनों से लिपट गई। मैंने बोला था ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये आवाज, हीना लगभग रोते हुए बोली। अचानक हॉल की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। उन चारों के मुंह से एक साथ ही चीख निकल पड़ी। अचानक दरवाजा खुलने से वो चारों बाहर की ओर जा गिरी थी। उनके साथ ही उनका ड्राइवर कम गाइड हरदीप भी। हरदीप तेजी से उठा और उन लोगों को यूं घबराए देख बोला। अरे क्या हुआ? आप लोग इतना घबराए क्यों हो? बात क्या है जो आप लोग इतना चीख रही थी? हुआ क्या? वो कुछ है अंदर, वो पेंटिंग, हीना ने दरवाजे के अंदर की ओर उंगली उठाते हुए बोला। कमरे में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। पेंटिंग?
मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बताइए जरा। हरदीप ने वापस सवाल किया। उन चारों को जैसे सुनाई ही ना पड़ रहा हो। वो चारों बस एक दूसरे से लिपटी हुई थी और उनकी नजर उस दरवाजे पर ही थी, जैसे अभी वहां से कोई निकलने वाला हो। उन चारों की आंखों में डर और कांपते शरीर से दहशत साफ साफ दिखाई दे रही थी। किसी तरह से निभाना ने अपने आप को संभालते हुए हरदीप को अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी संक्षेप में सुना दी। उसको सुनते सुनते हरदीप के चेहरे की भी हवाइयां उड़ने लगी। डर से उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। कुछ देर के लिए वो भी सुन सा पड़ गया। वो कभी उन चारों को देखता तो कभी उस दरवाजे की ओर। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है, कहीं कोई वहम तो नहीं। आखिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो पूरी तरह से खुला पड़ा था। हरदीप, कहाँ जा रहे हो? हीना जोर से चिल्लाई। उसके साथ साथ उन सभी ने भी हरदीप को रुकने के लिए कहा। उधर मत जाओ, रुक जाओ। दिव्या और जिया भी चीख पड़ी। पर हरदीप सधे हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा चला जा रहा था कि पीछे से निभाना भी उसके साथ आ गई। अरे आप क्यों आ गई? आप वहीं ठहरिए, मैं देखता हूँ। हरदीप ने उसे देखकर बोला। नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। अकेले ज्यादा खतरा हो सकता है, तुम मेरी चिंता मत करो। हरदीप ने उसे गहरी निगाहों से देखा और अपने पीछे रहने का इशारा कर आगे की ओर चला। कमरे के अंदर पूरी तरह से खामोशी छाई थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजे के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर हरदीप ने कमरे का जायजा लेने की कोशिश की, पर उसे कुछ समझ न आया। पूरी तरह से हिम्मत जुटाकर वो धीरे से दरवाजे से अंदर झांका। अंदर सन्नाटा पसरा था। बस यहाँ वहाँ बिखरी चीजें किसी घटना का इशारा जरूर कर रही थी। निभाना भी हरदीप के पीछे से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। हरदीप ने पलट के निभाना की ओर देखा और उसे वहीं रुकने का इशारा कर कमरे के अंदर जाने लगा। निभाना ने उसका हाथ पकड़ उसे अंदर जाने से रोकना चाहा, तो हरदीप ने उसे इशारे से ही समझाने की कोशिश की और निभाना को वहीं छोड़ खामोश कदमों से कमरे में प्रवेश कर गया। निभाना के साथ साथ उन तीनों की आवाजें जैसे गले में घुट चुकी थी। वो सब आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ ही देखने में लगी थी। हरदीप आंखों से ओझल हो चुका था। दरवाजे के करीब ही निभाना भी खड़ी होकर अंदर झांक रही थी, पर हरदीप कहीं दिख नहीं रहा था और न ही कोई आहट। अनजानी आशंकाओं ने उन चारों को घेरे रखा था। घबराहट के मारे सब पसीने पसीने हो रहे थे। अभी वो कुछ समझ पाते कि हरदीप बाहर आता दिखाई पड़ा। उन चारों की जैसे जान में जान आई। वहां तो कुछ भी नहीं, बस चीजें बिखरी पड़ी हैं। पेंटिंग भी अपनी जगह पे ही है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। नहीं हरदीप, हमारा कहा मानो। वहां हमने जो देखा है बस वही बताया है, और सोचो हम चीजें क्यों बिखरेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे कॉटेज में ठहर जाइए, कल किसी से इसके बारे में पूछते हैं। तब तक मैं इस कॉटेज को बंद करके ताला लगा देता हूँ, हरदीप ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो, हीना ने कहा। हरदीप दरवाजे को लॉक करके उन्हें अपने घर ले आता है। ये मेरा कमरा है, छोटा है, पर आज रात तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बाहर ही हूँ। थैंक यू हरदीप, तुम हमारे लिए इतना परेशान हो रहे हो, हमारी इतनी मदद कर रहे हो, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दिव्या ने आभार जाहिर किया। अरे नहीं,
इसमें एहसान कैसा, ये तो इंसानी फर्ज है। आप लोग आराम करो, मैं दरवाजे के पास ही हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। थैंक यू। इट्स ऑल राइट, गुड नाइट। सभी ने गुड नाइट बोला, पर सच तो ये थी कि नींद तो किसी को आनी नहीं थी। आंखों ही आंखों में रात कट गई। सारी रात सबकी जुबान खामोश थी, सिर्फ दिलो दिमाग में बातें होती रही। ना जाने कितने अनसुलझे सवाल उन सबको परेशान करते रहे, जिनका जवाब उन किसी के पास भी नहीं था। हरदीप के भी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खुद समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। उन लोगों को कहीं कोई वहम तो नहीं, पर उन सब की हालत और कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उसे भी कुछ आशंका होने लगी थी कि कुछ तो है। वो लेटे लेटे आने वाली सुबह का इंतजार करने लगा, जब वो उन सब चीजों के बारे में दिन के उजाले में जानने की कोशिश करेगा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही हरदीप ने उन लड़कियों के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक ही बार में दरवाजा खुल गया। सामने दिव्या थी। गुड मॉर्निंग हरदीप। रात कैसी रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हरदीप ने पूछा। रात तो जैसे तैसे कट गई, पर अब दिन का क्या? ये निभाना की आवाज़ थी, जो हरदीप की आवाज़ सुनकर दिव्या के पीछे आ गई थी। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से आप लोगों का कॉटेज चेक करते हैं, शायद वो आप लोगों का वहम हो, हरदीप ने कहा। नहीं, वो कोई वहम नहीं था, वो बिल्कुल सच था। हम सबने देखा है, पूछ लो। और अब कोई नहीं जाएगा उस घर में, समझे? हीना चीखते हुए बोली। उसकी इस हरकत ने एक बार फिर माहौल में अजीब सी दहशत भर दी। हरदीप भी एक अनजाने डर से कांप उठा। ठीक है हीना, कोई नहीं जाएगा वहां, तुम आराम करो। दिव्या, तुम हीना के साथ ही रहो, निभाना ने हीना को समझाते हुए कहा। ठीक है, हीना बोली। और ये जिया जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही? हरदीप ने कमरे के चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो फ्रेश हो रही होगी, बाथरूम में है, दिव्या ने कहा। तभी जिया के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी तेजी से उस आवाज़ की ओर भागे। आवाज़ बाथरूम से ही आई थी। सब भाग के वहीं पहुंचे तो देखा बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और वहां पूरी तरह से खामोशी थी। जिया, दरवाज़ा खोलो, दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा। सभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हीना की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। वो डर के मारे थर थर काँप रही थी और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। बाथरूम के अंदर पूरी तरह से खामोशी थी। सभी पागलों की तरह दरवाजे को पीटे जा रहे थे, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। थक हार कर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने का निश्चय कर हरदीप बोला, आप सभी लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुन सभी दरवाजे से दूर हो गए। हीना को दिव्या संभालने में लगी थी, जो लगता था कभी भी चीखकर रो पड़ेगी। हरदीप ने अपने कंधे से एक जोरदार टक्कर उस दरवाजे पर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही टक्कर में बाथरूम का वो दरवाज़ा धड़ाक की आवाज़ के साथ खुल गया। सबकी निगाहें अंदर गई तो देखा कि जिया ज़मीन में औंधे मुंह पड़ी थी, बेहोश। हरदीप भाग के जिया के पास पहुंचा, उसके पीछे बाकी सब भी। जिया को सीधा करके उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उसे होश आया। सभी बहुत ही डरे और घबराए हुए थे। ये सब हो क्या रहा था? ये सब कैसे हुआ जिया? तुम कैसे गिरी?
दिव्या ने पूछा। वो मैं जैसे ही अंदर आई तो ऐसा लगा कि किसी ने जोर से धक्का दिया हो मुझे और मेरा सर दीवार से जा टकराया और मैं नीचे गिर पड़ी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, जिया ने कांपती आवाज में बताया। अब तो सबकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। हरदीप भी अब कुछ सहम सा गया। अभी वो लोग जिया की बातों से उभरे भी ना थे कि तभी हीना उठी और तेजी से दरवाजे की ओर भागी। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो बाहर जा चुकी थी। हरदीप और निभाना उसके पीछे भागे। दिव्या, तुम यहीं रुको, जिया के पास, चिल्लाते हुए निभाना ने कहा और बाहर निकल गई। हीना रुको, हीना कहाँ जा रही हो? रुक जाओ प्लीज। निभाना चिल्लाते हुए हीना को पुकार रही थी। हरदीप ने भी उसे आवाज दी, पर हीना को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस भागी जा रही थी। हरदीप, पकड़ो उसे, निभाना ने हरदीप को और तेज दौड़ने के लिए कहा और हरदीप भी हालत को समझते हुए शॉर्टकट से जाकर हीना को धर दबोचा। हीना उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर नाकाम रही। कमाल ये था कि अभी तक हीना के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी, बस वो अपने हाथ पैर ही चला रही थी। इसी कोशिश में वो थकने लगी और वो हरदीप की बाहों में बेहोश हो गई। तब तक ये सब नजारा देख आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ इसे? ये क्यों भागे जा रही थी? उस भीड़ में से एक ने हरदीप से पूछा। इसकी तबीयत खराब है, इसे ऐसे ही दौरे आ जाते हैं, इसी का इलाज कराने ये लोग यहाँ आए हैं। हरदीप ने झूठ बोला। वो उस घटना के बारे में बताकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। ओह, इसका ध्यान रखो, इस तरह से तो कोई हादसा भी हो सकता है, उसी व्यक्ति ने हरदीप से कहा। जी जरूर। धीरे धीरे भीड़ छट गई और हरदीप हीना को सहारा देकर अपने घर ले आया, जहां जिया और दिव्या दरवाजे के बाहर ही इंतजार करते मिले। हरदीप ने हीना को बिस्तर पर लिटाया। सभी खामोश थे। हर किसी के चेहरे में दहशत साफ साफ देखी जा सकती थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी चौंक गए। कौन हो सकता है? सभी के मन में यही ख्याल आया। हरदीप ने दरवाजे पर आकर देखा तो वो हैरत में पड़ गया। ये तो वही व्यक्ति है जो अभी कुछ वक्त पहले बाहर मिला था। कहिए, किससे मिलना है? हरदीप ने कहा। तुम सबसे, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जो हो रहा है मैं सब जानता हूं और मैं तुम सबकी मदद करने आया हूं, उस व्यक्ति ने कहा। हरदीप के कुछ समझ में नहीं आया। मैं कुछ समझा नहीं। आप किस बारे में बोल रहे हो? वैसे आप हो कौन? हरदीप ने कहा। मैं कौन हूं, इससे ज्यादा जरूरी तुम लोगों के लिए ये जानना है कि वो कौन है जो उस पेंटिंग से बाहर आना चाहता है, जो इन सब को महसूस हो रहा है, जो जान लेने पर तुला है। उस व्यक्ति ने अपनी घरघराहट भरी आवाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर हरदीप पसीने पसीने हो गया। हलक सूख गई उसकी। आइए, आप अंदर आइए प्लीज, निभाना बोली, जो हरदीप के पीछे ना जाने कब से आ खड़ी हुई थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी। हरदीप एक किनारे हट गया और वो व्यक्ति अंदर प्रवेश कर गया। हॉल में हीना अभी भी बेहोश पड़ी थी। जिया भी अपने साथ हुए हादसे से घबराई थी। दिव्या का हाल भी उनसे जुदा ना था। सिर्फ निभाना और हरदीप कुछ ठीक थे। उस व्यक्ति ने उन सब पे एक नजर दौड़ाई और बोला, सब लोगों को
उसी हवेली में चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा। और ये है कौन? यहाँ क्या कर रहा है? दिव्या ने सपाट लफ्जों में कहते हुए निभाना से पूछा। रुको दिव्या, हमें इनकी पूरी बात सुनने दो पहले, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। निभाना दिव्या को समझाते हुए बोली। पहले तो आप ये बताइए, आप है कौन और आपको ये सब कैसे पता? हमारी मदद का क्या मतलब है? एक साथ कई सवाल हरदीप ने उस व्यक्ति से पूछ डाले। उस व्यक्ति ने एक भरपूर नजर उन सब पे डाली और कहा, मैं दिवेंदु हूं। कौन दिवेंदु? हरदीप ने उस व्यक्ति से पूछा। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आप सबके बारे में जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो आपको जाने नहीं देगा। अगर उसे मुक्त ना किया गया तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो आप? कौन हमें मारना चाहता है? दिव्या ने पूरे तहश में कहा। डेविडसन, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये कौन है? अब निभाना ने कहा। इधर उस व्यक्ति की बातें सुनकर बाकी सभी की हालत और खराब हो गई थी। डर के मारे हीना का शरीर जोर जोर से कांप रहा था। दिव्या और जिया भी डरी हुई थी। निभाना दिखा तो रही थी कि वो स्ट्रांग है, पर सच में अंदर से उसे भी डर लग रहा था। दिवेंदु ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो एक तांत्रिक है। वो वैसा तांत्रिक नहीं जैसा लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है। बड़ी हुई दाढ़ी, गले में कंठमाला, ना ही काला चोगा, ना बिखरे हुए बाल, ना लाल लाल आंखें। आज का तांत्रिक था, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। जिंदगी से ज्यादा वो मौत का सच जानने की कोशिश करता था। मौत के बाद की सच्चाई पता लगाना चाहता था। अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा। चेहरों को पढ़ना जानता था वो। आसपास की हवा में फैली हुई अदृश्य ताकतों को पहचानने की क्षमता रखता था। उसने बाजार में हीना की हालत देखकर ही पहचान लिया था कि वो किसी रूहानी ताकत के साए में है। उसने इन सब के बारे में अपनी शक्तियों से पता किया और उनके रहने का ठिकाना और उनके यहाँ आने की वजह जान लिया और उनको तलाशता हुआ वो यहाँ तक आ पहुँचा। आगे की जो बातें हैं वो कोई मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी अनसुलझी और रहस्यमय घटना है जो आज तक राज ही रही। आज अचानक हीना की वजह से उसके राज खुले। राज? कैसा राज? और इसमें हीना कहां से आ गई? निभाना ने चिल्लाते हुए पूछा। हीना तो ऐसा लगता था कि बेहोश ही हो जाएगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। इस बारे में जानने के लिए तुम्हें उस राज के बारे में जानना पड़ेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इसमें हीना कहां से आ गई है। ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से तुम लोग कल घूम कर आए हो। मतलब वो झील वाली जगह? दिव्या ने तुरंत कहा। हाँ, वहीं से। पहली बात तो ये है, हम कैसे मान ले कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। और दूसरी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। हमें डराने की कोशिश मत करो, समझे? अब निकलो यहाँ से। हरदीप ने दिवेंदु की बाहें पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए कहा। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, क्योंकि अपने आप से पूछो कि तुम तो पहले से ही डरे हुए हो। दिल तो कांप रहा है डर से, दहशत से, फिर भी तुम अपनी दिमाग में इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। फिर भी
अगर चाहो तो एक बार अपने सबके साथ बीते लम्हों को याद करो। लो फिर, शायद मेरी बातों में कुछ सच्चाई नजर आए। कुछ देर के लिए सभी चुप हो गए। सबने एक दूसरे के चेहरे को देखा तो डर सब में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे बुरे हाल हीना के थे। हरदीप, इन्हें अंदर जाने दो, निभाना ने कहा। लेकिन हरदीप ने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन निभाना ने दिव्येंदु को अंदर आने का इशारा किया और दिव्येंदु के साथ सभी लोग उस हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए। बैठिए, निभाना ने दिव्येंदु को सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी शुक्रिया, दिव्येंदु सोफे पर बैठते हुए बोले। सभी की निगाहें उसी पर लगी थी। सबकी नजरों में एक सवाल था जिसे दिव्येंदु अच्छी तरह समझ रहा था, तो उसने बिना भूमिका बांधे उस राज के बारे में बताना शुरू किया। दिव्येंदु ने उसके बाद जो कहानी बताई, वो कहानी खत्म होते होते उन सब के रूह में फना हो गई थी। उन लोगों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि दिव्येंदु जो कह रहा है उसे सच माने या नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या आत्मा होती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या कोई आत्मा किसी को मारने की कोशिश कर सकती है? दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, पर दिल डर के मारे कांप रहा था। गला सूख चुके थे, आवाजें गले में घुट गई थी, आंखें हैरत से फटी थी, जैसे मौत सामने खड़ी हो नजर आ रही हो। दिव्येंदु ने डेविडसन के बारे में बताया कि डेविडसन ब्रिटेन से आया था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड डेमी भी थी। दोनों भारत घूमने आए थे। पूरे भारत में घूमने के बाद यहाँ पहुँचे। यहाँ के मशहूर किले, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रेगिस्तान की खूबसूरती ने उन लोगों को बहुत आकर्षित किया। उसी दरमियान उनको उस जगह के बारे में पता चला जहाँ से कल तुम लोग घूम कर आए हो। वो लोग वहाँ घूमने गए। वहाँ की खूबसूरती देख उन लोगों ने वहीं रुकने का प्लान बना लिया और वहीं उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। वहाँ और भी कई देसी विदेशी कपल्स रुके हुए थे जो उस रोमांटिक जगह पर अपने प्यार में खो जाना चाहते थे। चांदनी रात थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था। चांद भी पूरे शबाब पर था। मध्यम मध्यम ठंडी हवा चल रही थी। डेमी, चलो इस चांदनी रात में झील में तैरने चले, डेविडसन ने डेमी से कहा। हाँ चलो, चलते हैं, डेमी ने भी खुश होते हुए जवाब दिया। वो दोनों झील में नहाने के लिए झील की ओर चल दिए, जो कैंप से थोड़ी दूरी पर थी। वहां पहुंचकर उन दोनों ने झील के पानी में खूब मस्ती की और फिर थक कर वहीं झील किनारे खुले आसमान के नीचे रेत में लेट गए। डेमी, देखो, आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। चांद हमें ही देख रहा है। सितारे भी हम दोनों की मोहब्बत देख खुश होकर टिमटिमा रहे हैं, डेविडसन ने डेमी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। वो भी हमारे प्यार को देख सोच रहे होंगे कि आज भी दुनिया में प्यार मौजूद है और हमेशा रहेगा, डेमी उसके सीने से लिपटते हुए जवाब दिया। ओह डेमी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी हो, डेविडसन ने डेमी के माथे को चूमते हुए कहा। मैं भी, आई लव यू सो मच, डेमी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया। डेविडसन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, डेमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सरप्राइज? कैसी सरप्राइज डेमी? डेविडसन ने
आश्चर्य से पूछा, ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो और अपना कान इधर लाओ, मैं कान में बताऊंगी। डेमी ने शरारत भरे अंदाज में कहा। लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब जल्दी से बताओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। डेविडसन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। डेमी ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसा कर कहा, आई एम प्रेग्नेंट। उसका इतना कहना था कि डेविडसन झटके से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे, जैसे वो इसके लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ डेविडसन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम खुश नहीं? डेमी ने उठते हुए पूछा। कुछ नहीं, चलो चलते हैं, डेविडसन ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। नहीं नहीं, पहले बताओ, क्या तुम इस बात से खुश नहीं? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। डेविडसन, जवाब दो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? डेमी ने डेविडसन को झंझोर कर पूछा। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, बस इतना समझ लो कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डेविडसन ने तीखे लहजे में जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या तुम इस बच्चे को नहीं अपनाओगे? जवाब दो मुझे, अभी इसी वक्त दो डेविडसन। डेमी थोड़ा तेज आवाज में बोली। नहीं, ना मुझे ये बच्चा चाहिए और ना ही मैं अभी शादी कर सकता हूँ। मेरे पास और भी कई काम हैं जो कि तुमसे कई ज़्यादा ज़रूरी है, समझी तुम? डेविडसन ने सीधे सीधे जवाब दे दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इस बच्चे को भी अपनाना ही पड़ेगा। मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को? डेमी गुस्से से बोली। इसमें क्या है, एबॉर्शन करवा लो, डेविडसन ने शुष्क लहजे में बोला। ये तुम क्या कह रहे हो डेविडसन? तुम्हें ये सब कहते शर्म नहीं आई? ये हमारे प्यार की निशानी है और तुम कहते हो कि एबॉर्शन करवा लो। सुनो डेविडसन, ना मैं इसका एबॉर्शन करवाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें इस बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने इनकार किया तो मैं सीधे सीधे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। डेमी गुस्से में उफनते हुए बोली। ओह अच्छा, तो तू मुझे जेल भिजवाएगी? इतनी हिम्मत तेरी? मैं तुझे प्यार से कह रहा हूं कि अभी बच्चा मुझे नहीं चाहिए और तू मुझे धमकी दे रही है। डेविडसन ने भी गुस्से से डेमी से कहा। धमकी नहीं, मैं सच कह रही हूं। इतना कहते डेमी पैर पटकते हुए तेजी से कैंप की ओर चल पड़ी। डेविडसन भी तेजी से उसके पीछे लपका और उसे रुकने को आवाज दी। डेमी, डेमी, स्टॉप, स्टॉप! लेकिन डेमी ने अनसुना कर दिया। डेविडसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो भागते हुए डेमी के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ रोकना चाहा, पर डेमी ने गुस्से से उसको पीछे की ओर धकेल दिया। डेविडसन संभल ना पाया और वो गिर पड़ा, जिससे उसका सर जमीन पर पड़े एक पत्थर से जा टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। खून निकलता देख डेविडसन पागल सा हो गया था। दर्द और गुस्से से वो बिलबिला उठा था। उसने लपककर डेमी की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से तब तक दबाता रहा जब तक कि डेमी का शरीर उसकी बाहों में झूल न गया। डेमी अपने को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही, पर डेविडसन की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक ना चली और उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें
उबलकर बाहर आ चुकी थी। चेहरा दर्द से बड़ा भयानक हो गया था। जीभ बाहर की ओर लटक गई थी। जैसे ही डेमी का शरीर डेविडसन के हाथों में झूल गया, उसने झटके से उसको छोड़ दिया। डेमी जमीन पर जा गिरी। डेविडसन ने 2 कदम पीछे ले लिए। उसका गुस्सा 2 पल में काफुर हो गया। डेविडसन को जब तक होश आया तब तक डेमी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। डेविडसन ने घबरा के उसकी नब्ज को देखा जो दम तोड़ चुकी थी। डेविडसन बहुत घबरा गया। उसे अब बहुत डर लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। जब उसको कोई रास्ता ना सूझा तो उसने डेमी की लाश को कंधे पर उठाकर दूर जंगलों के आगे गहरी खाई में फेंक दिया। उसने सोचा कि उसकी लाश को जंगली जानवर खा जाएंगे। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सांसें बड़े ही तेज गति से चल रही थी। होश पूरी तरह से गुम हो चुके थे। वो लगभग भागता हुआ वापस कैंप की ओर लौट आया। दबे पांव कैंप के अंदर से अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। आसपास के कैंप वालों को खबर तक ना हुई या फिर उन लोगों ने उस पर ध्यान ही ना दिया। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक गया और गलती से वो फिर से जंगलों की ओर ही चल गया। उसने बहुत कोशिश की रास्ता ढूंढने की, पर दूर दूर तक उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो एक अंदाजे से एक तरफ बढ़ने लगा। अचानक रात के अंधेरे में उसका पैर किसी विषैले सांप पर पड़ गया और उसने उसे पलट के डस लिया। डेविडसन अंधाधुन भागने लगा, पर शायद ईश्वर ने उसके किए की सजा उसे तुरंत दे दी थी। कुछ दूर भागने के बाद वो गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। शरीर अकड़ने लगा। उसका पूरा बदन छटपटा रहा था। वो अपने पंजों से जमीन को खरोचने लगा और कुछ ही लम्हे में उसने दम तोड़ दिया। सुबह कैंप पे उन दोनों के ना मिलने पर उनकी तलाश शुरू हुई। डेविडसन की लाश तो मिल गई, पर बुरी तरह से नोची खचोटी हुई। शायद रात में जंगली जानवरों ने उसकी लाश को छत विछित कर दिया था। डेमी का कोई अता पता ना चला। कुछ दिनों तक उसे तलाश की गई, पर जब डेमी नहीं मिली तो उसके केस को मिसिंग दिखाकर केस बंद कर दिया गया और डेविडसन को सांप के डसने से मौत करार कर दिया गया। कुछ दिनों तक इंक्वायरी चलती रही, फिर वो भी बंद हो गई और उन दोनों की मौत अनसुलझी पहेली बनके फाइलों में कहीं बंद होकर रह गई। तब से डेविडसन की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। अभी भी उसे शायद विश्वास या सुकून नहीं आया कि डेमी मर गई है। वो आज भी उसे ही शायद ढूंढता रहता है और इत्तेफाकन हीना की शक्ल हूबहू डेमी से मिलती है। और जिस दिन तुम लोग उस जगह पे गए थे, वहीं डेविडसन की आत्मा ने तुम्हें देखा और हीना को डेमी समझा। इसलिए वो अब हीना को मारना चाहता है और उसको बचाने में सामने आए हर शख्स की वो जान ले सकता है। ये महज इत्तेफाक है या डेविडसन की आत्मा की चाल कि तुम लोग ठहरे भी वहीं जहां वो दोनों ठहरे थे। उसकी रूह हीना का पीछा करते हुए उस जगह तक भी आ पहुंची जहां तुम लोग रुके हुए थे, और सामने दीवार पर लगी हुई वो पुरानी सी तस्वीर, वो पेंटिंग उसने अपने रहने का ठिकाना बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। इसका अगला भाग जल्दी ही आएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।